गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसे कि हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं इस समय और नेक्स्ट टर्न पर कुछ चीज़ें छूट गई थी तो उसे हम दोबारा से वो करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था क्या, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। चलिए ठीक है। तो क्या था नॉर्मेलिटी, क्या थी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute present in volume of solution in liter। यही हमने कल पढ़ा था कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हमें एक टर्म आया था ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट से पहले हम एक टर्म हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स। एक्स का मतलब होता है वैलेंसी फैक्टर, और मैंने बताया था वैलेंसी फैक्टर मतलब क्या होता है? एसिड का नंबर ऑफ H+ आयंस, बेस का नंबर ऑफ OH- आयंस और सॉल्ट का नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस। जैसे H2SO4 में 2 H+ निकलेंगे तो इसके बाद इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2। NaOH में एक OH- आयंस निकलेगा, इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1। और NaCl में एक पॉजिटिव आयन बनेगा Na+, तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा? 1। तो एसिड का नंबर ऑफ H+ आयंस, बेस का नंबर ऑफ OH- आयंस और NaCl का मतलब सॉल्ट का नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस, ये सब होगा। अब क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ये होता है। चलिए अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है गिवन मास या केवल मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब आइए एक क्वेश्चन लगाते हैं, उससे मैं आपको फिर दोबारा समझाता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इतने चीजों को दिमाग रखेंगे और अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इसको मैं थोड़ा और ऊपर लिख देता हूँ छोटे में, फिर क्वेश्चन लगाते हैं तो अच्छा लगेगा। नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक। इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर x, और इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 present in 500 ml solution। ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्या? 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 500 ml सोल्यूशन। तो इसकी हमें क्या फाइंड करनी है? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमें ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा? मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इसका? 32, 64 और 2 98 अपॉन वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? तो H2SO4 में कितने H+ आयंस निकलेंगे? 2। तो वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 2। कितना आएगा ये? 49। ये क्या निकल गया? इक्विवेलेंट वेट निकल गया, या इक्विवेलेंट मास भी कह सकते हैं आप। अब हमें क्या निकालना होगा? ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये क्या हो गया आपका? ग्राम इक्विवेलेंट। अब नॉवेल्टी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नॉवेल्टी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 0.98 अपॉन 49 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम है आपका 500, और चूंकि पर लीटर होता है तो कितना होगा? 1000।
इसको सॉल्व कर लेंगे, यही जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए 0.98 अपॉन 49 इंटू 1000 अपॉन 500 कट जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 0.02 टाइम जाएगा 0.04। यही आपका आंसर है। तो मुझे लगता है बहुत हद तक क्लियर हो गया। फिर मैं बता दूं एक बार, नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ग्राम इक्विवेलेंट होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये क्वेश्चन था, तो पहले हम निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 98। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? 2। तो कितना आ गया? 49। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? मास मतलब गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। गिवन मास कितना है? 0.98। इक्विवेलेंट वेट कितना है? 49। नॉर्मेलिटी क्या होती है? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? ये। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर क्या है? ये। और ये क्या है? आपकी नॉर्मेलिटी है। तो होप मुझे आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, तो ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था अभी तक का। अब यहाँ से आपका चैप्टर ओरिजिनली स्टार्ट होता है। हाँ, तो बच्चों ये अभी तक तो केवल वो चीज़ें थी, अब यहाँ से आपका चैप्टर ओरिजिनली स्टार्ट होता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन लगाएगा और क्लियर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में हम बात करेंगे। अब देखिए, अब आपका मेन चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। यहां तक जो भी था वो बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब आपका सॉल्यूशन मेन स्टार्ट होता है। इसका जो सबसे पहला जो टॉपिक है सॉल्यूशन का वो है वेपर प्रेशर। क्या है? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है समझेंगे। देखिए, जैसे सपोज करिए कि एक कंटेनर में क्या है, कुछ लिक्विड रखा गया है। सपोज करिए वो लिक्विड कोई ए है। वो लिक्विड ए है। अब क्या होगा कि आपने क्या किया, इसको नीचे से हीट करना स्टार्ट किया। आपने इसको नीचे से हीट करना स्टार्ट हुआ। अब देखिए, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको चारों तरफ से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो चारों तरफ से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो चारों तरफ से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स को छोड़कर बाकी जो मॉलिक्यूल्स नीचे हैं वो चारों तरफ से अपने ऊपर फोर्स को महसूस कर रहे होंगे। मतलब वो चारों तरफ से पकड़े हुए होंगे। ठीक है, मतलब वो चारों तरफ से उन पर फोर्स इंटरेक्ट कर रहा होगा। लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है वो केवल एक तरफ से ही फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, यानी कि उन पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो कम होगा। तो यानी कि जब आप हीट करेंगे तो चूंकि ऊपर के जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पे लगने वाला फोर्स बेहद कम है, इस वजह से ये एस्केप करने लगेगा। और इस टर्म को बोलते हैं आप एवापोरेशन। क्या बोलते हैं? एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या है? एवापोरेशन ये है कि एवापोरेशन वो फेनोमेना है कि जब सरफेस के मॉलिक्यूल्स कम फोर्स एग्जर्ट होने की वजह से क्या करते हैं, इस सरफेस को इजीली क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो वो कहलाता है क्या? एवापोरेशन कहलाता है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? एवापोरेशन। जो नीचे के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें उतना ज्यादा फोर्स एग्जर्ट नहीं होता, इस वजह से उनको हम क्या कहते हैं कि वो एवापोरेट वो नहीं होते जल्दी। क्यों? क्योंकि उन पे चारों तरफ से फोर्स लग रहा है। तो मतलब एवापोरेट वो भी होंगे, लेकिन सबसे पहले एवापोरेट कौन होगा? सरफेस के मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल्स के पास फोर्स कम है। फोर्स कम है तो मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो जैसे ही उनको हम थोड़ा सा भी हीट देंगे वो अपने सरफेस को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एवापोरेशन। अब होता क्या है कि जब एवापोरेशन होना स्टार्ट होता है तो एक सिचुएशन ऐसी आती है, जब एवापोरेशन होना स्टार्ट होता है तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जब एवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों इक्विलिब्रियम में चले जाते हैं। जैसे कि
एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जब एवापोरेशन या एवापोरेशन का हम टर्म न इस्तेमाल करके हम आपको इस्तेमाल करते हैं लिक्विड और वेपर। एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जब लिक्विड और वेपर जो है वो इक्विलिब्रियम में चले जाते हैं, ठीक है। मतलब कि जिस रफ्तार से लिक्विड बन रहा होगा और जिस रफ्तार से वेपर बन रहा होगा उसी रफ्तार से वेपर से लिक्विड बन रहा होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि वेपराइजेशन और कंडेंसेशन जो है वो एक तरह से इक्विलिब्रियम में है। होता क्या है कि जब ऐसी सिचुएशन होती है, जब लिक्विड और वेपर आपस में क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में चले जाते हैं, तो इस अवस्था में क्या होता है, हाँ अब देखिए ऐसी अवस्था जब लिक्विड और वेपर क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में चले जाएंगे, तो उस अवस्था में हम क्या करेंगे कि अब उस अवस्था में जो प्रेशर ये वेपर्स अपने सरफेस पे लगाएंगे या ये जो प्रेशर इस सरफेस के ऊपर होगा उसी को बोलते हैं हम वेपर प्रेशर। फिर से समझेंगे। देखिए क्या हुआ कि आपने क्या किया कि एक कंटेनर में लिक्विड रखा और लिक्विड को गर्म किया। लिक्विड गर्म होते होते धीरे धीरे क्या होने लगा, एवापोरेट होने लगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब लिक्विड और वेपर जो होगा वो आपस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम पर होगा। तो अब एक अवस्था ऐसी आएगी कि जब लिक्विड और वेपर जो होगा वो आपस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो होगा क्या कि इस अवस्था में जब लिक्विड और वेपर आपस में क्या होंगे, एक इक्विलिब्रियम में होंगे, तो उस अवस्था में जब जो प्रेशर इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, हम वेपर प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। उसी को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान देंगे, हम वेपर प्रेशर आप तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब कंटेनर क्लोज हो, क्योंकि ओपन कंटेनर में प्रेशर वो वेपर क्या होगा, एस्केप कर जाएगा, तो वहां पे इक्विलिब्रियम नहीं बन सकता। तो यानी कि वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करने का जो सबसे सबसे जरूरी चीज है वो है कंटेनर का बंद होना। तो एक बंद कंटेनर में ही वेपर प्रेशर क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओपन कंटेनर में चूंकि वेपर्स एस्केप कर जाएंगे तो उसमें हम वेपर प्रेशर कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फिर समझेंगे, जब वेपरेशन के दौरान जब लिक्विड और वेपर आपस में इक्विलिब्रियम अवस्था में हो, उस समय जो प्रेशर इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर लग रहा होगा उसी को बोलेंगे क्या, वेपर प्रेशर। तो मुझे उम्मीद है कि वेपर प्रेशर कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है। मतलब वेपर प्रेशर जो है इसकी जो डिपेंडेंसी होती है वो किस फैक्टर्स पर बिलोंग करती है। इसकी जो डिपेंडेंसी होती है वो किन फैक्टर्स पर जो है डिपेंड करती है। मतलब जो वेपर प्रेशर होता है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। चलिए पहला फैक्टर की बात करें तो ये जो है ये साइज या शेप ऑफ कंटेनर पर डिपेंड नहीं करता। ये साइज या शेप ऑफ कंटेनर पर डिपेंड नहीं करता। मतलब अब साइज की बात भी है, ऐसा नहीं कि अगर 1 लीटर आपने कहीं पे लिक्विड डाला हुआ है तो उसके ऊपर जो वेपर प्रेशर जो वहां पर क्रिएट होगा, ऐसा नहीं कि बाल्टी में कुछ और हो जाएगा तो जग में कुछ और हो जाएगा या भगोने में कुछ और हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि जो वेपर प्रेशर है वो साइज और शेप ऑफ कंटेनर पर डिपेंड नहीं करता। मतलब कंटेनर का शेप और साइज कैसा भी हो, जो वेपर प्रेशर होगा वो हर जगह क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अगला क्या है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस। ये नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ समझिए। जैसे मैं बोलूं H2O और मैं बोलूं इथेनॉल, दो चीजें हैं, एक वाटर और एक इथेनॉल। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें से किसका वेपर प्रेशर अधिक होगा, तो या किसका वेपर प्रेशर अधिक होगा या किसका कम होगा, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे। पहली चीज मैं बता दूं कि अगर H2O की वॉल्यूम सेम है तो उसको चाहे किसी भी आप सेफ साइज में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन चूंकि ये जो है नेचर पर डिपेंड करता है, तो देखिए जैसे H2O में भी H बॉन्डिंग होती है,
इसमें भी H बॉन्डिंग होती है। चलिए अब एक और दिक्कत आ गई, लेकिन होता क्या है कि एक H2O मॉलिक्यूल 4 H बॉन्डिंग बनाता है और एक इथेनॉल का मॉलिक्यूल एक OH बॉन्डिंग बनाता है। 4 कैसे बनाता है, देखिए O 2 H के साथ बनाया और जो O के पास 2 लोन पेयर हैं उससे 2 और बनाएगा, तो मतलब एक H2O मॉलिक्यूल एक बनाता है और एक C2H5 का जो बॉन्डिंग है वो केवल एक बॉन्ड बनाता है। तो देखिए इसके पास 4 H बॉन्ड है, इसके पास एक OH बॉन्ड है, यानी कि इसके बॉन्ड को तोड़ना कठिन है और इसके बॉन्ड को तोड़ना आसान है। इसी बात आपको पता है कि भाई ज्यादा बॉन्ड है मतलब तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। अब समझिए, अगर ज्यादा एनर्जी लग रही है तो यानी कि उसको तोड़ना कठिन होगा, और जब और जिसको तोड़ना जितना ज्यादा कठिन होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, उतना ही कम होगा। फिर से इसमें 4 H बॉन्ड है, 4 H बॉन्ड मतलब मजबूत बॉन्ड है। अब मजबूत बॉन्ड को तोड़ना जितना, अब 4 H बॉन्ड है मतलब बॉन्ड ज्यादा है, यानी कि उन बॉन्ड को 4 बॉन्ड को तोड़ना एक बॉन्ड को तोड़ने की अपेक्षा ज्यादा कठिन है। तो यही रीजन है कि 4 H बॉन्ड को तोड़ना एक H बॉन्ड को तोड़ने से ज्यादा कठिन है। इस वजह से इसको वेपराइज करना कठिन है इसके अपेक्षा। तो यानी कि इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा किसका, इससे। क्यों, क्योंकि इसमें एक H बॉन्ड बन रहा था, इसको तोड़ना आसान है। जब मॉलिक्यूल्स को तोड़ना आसान है तो जल्दी से वेपराइज होगा, अगर मॉलिक्यूल को तोड़ना कठिन है तो वो धीमे वेपराइज होगा, यानी कि इसका जो वेपर प्रेशर है इसके वेपर प्रेशर कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। यानी कि आप यहां से कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर, अब यहां मैंने क्यों 0 लगाया है ये मैं अभी समझाऊंगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर जो होता है वो तो यानी कि आप एक बात यहां से कह सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। मतलब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। यही रीजन था कि H2O में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था एथेनॉल से, इस वजह से इसका जो वेपर प्रेशर है इसके कंपैरिजन में क्या था, कम था। क्लियर है। चलिए अब अगली इसकी जो डिपेंडेंसी होती है वो, अब हम बात की नेचर ऑफ सब्सटेंस की, अब नेचर ऑफ सब्सटेंस पे कैसे डिपेंड करता है आइए ये देखते हैं। तो देखिए नेचर ऑफ सब्सटेंस 2 तरीके के हो सकते हैं। एक होता है वोलेटाइल, एक होता है नॉन वोलेटाइल। एक होता है क्या, वोलेटाइल, और एक होता है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि कैन वेपोराइज, ये वेपोराइज हो सकते हैं, और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है कांट वेपोराइज। वोलेटाइल का मतलब होता है कैन वेपोराइज और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है कांट वेपोराइज। ठीक है। चलिए अब देखिए, यानी कि इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, और इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो 0 के बराबर होगा। 0 के बराबर मतलब जब वेपराइज ही नहीं हो रहा है तो वेपर प्रेशर तो क्या होगा, 0 ही होगा। अब ये कह रहे हैं कि आप लोहा लेके आप उसको लगे गर्म करने और उसको एक भगोने में लोहा रख दीजिए और उसको लगे गर्म करने, तो क्या कोई वेपर प्रेशर बनेगा, बनेगा ही नहीं। जब वो वेपराइज ही नहीं हो रहा है तो वेपर प्रेशर बनेगा ही नहीं, इसमें इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, 0। लेकिन हाँ, जो वेपराइज होगा कम हो ज्यादा हो मतलब नहीं है, अगर वेपराइज हो रहा है तो उसका वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ होगा, वो कुछ भी हो लेकिन कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, एक चीज और बात करते हैं। चलिए अब अगली बात करते हैं। तो जो वेपर प्रेशर होता है, ये जो वेपर प्रेशर होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है। कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे देखिए अगर ये वेपर प्रेशर है और ये टेम्परेचर है और ऐसे हम एक ग्राफ बनाएं तो देखिए जैसे जैसे वेपर प्रेशर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है,
बढ़ रहा है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। और ये बात सिंपल सी भी है भाई। पानी को हम कह रहे हैं पानी को आप भगोने में रखिए और कम धीमे आंच पे उसको गर्म करिए तो देखेंगे वेपर धीरे धीरे बनेगा। आंच तेज कर दीजिए तो देखेंगे बहुत तेजी से वेपराइज होने लगेगा। बस यही सिंपल सी बात है। चलिए अब हम बात करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का। किसका? देखिए अब हम बात करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का। देखिए आपको पता है कि सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक होती है सॉल्यूट और एक होती है सॉल्वेंट। देखिए अब सपोज करिए कि हम यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इस चीज को बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा। सॉल्यूट को हमेशा हम किससे डिनोट करेंगे? ए से, या चूंकि आपके बुक में दिया हुआ है तो इसको उल्टा कर लेते हैं। सॉल्यूट जो है उसको बी से डिनोट करेंगे और सॉल्वेंट को ए से। ये बात याद रखिएगा। अब जहां भी मैं बी और ए टर्म, क्योंकि बार बार सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिख पाना इम्पॉसिबल है, तो जहां पर भी मैं बी लिखूंगा उसका मतलब समझ जाइएगा कि हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, और जहां भी हम ए की बात करेंगे वहां समझ जाइएगा हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। अब सपोज करिए कि सॉल्यूट भी क्या है? वोलेटाइल है, और सॉल्वेंट भी क्या है? वोलेटाइल है। मतलब ये इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वेपराइज हो सकते हैं। ठीक है, ये सब बातें हम क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आपको आएगा। यानी कि हम ऐसा सॉल्यूशन लिए हैं जिसमें एक सॉल्यूट बी है, एक सॉल्वेंट ए है। सॉल्यूट बी भी वोलेटाइल है, मतलब हो सकता है, और ये भी, यानी कि ये भी लिक्विड अवस्था में है और ये भी लिक्विड अवस्था में है। ठीक है, मतलब ये वोलेटाइल लिक्विड, ये भी वोलेटाइल लिक्विड है और ये भी वोलेटाइल लिक्विड है। सॉल्यूट भी वोलेटाइल लिक्विड है और सॉल्वेंट भी। जैसे आप क्या, जैसे एग्जांपल में जैसे आप क्या करिए, इथेनॉल और पानी को मिला दीजिए, सिंपल है। इथेनॉल मान लीजिए अगर पानी ज्यादा मात्रा में है तो पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट, और पानी क्या होता है? वोलेटाइल लिक्विड। अगर आप शराब की, अल्कोहल की बात करिए तो अल्कोहल क्या है? मान ली कम मात्रा में है तो सॉल्यूट हो गया बी, और वो भी चूंकि वोलेटाइल है तो भी क्या हो गया? वोलेटाइल लिक्विड हो गया। चलिए अब देखिए यहां से केसेस बनेंगे। केस 1 बनेगा आपका वही सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स। सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स। अब देखिए, यानी कि एक सॉल्यूशन है जिसमें टू वोलेटाइल लिक्विड्स है। जैसे अभी आपने बताया वहां पे सॉल्यूट क्या था? बी, और सॉल्वेंट क्या था? ए। सॉल्यूट बी था और सॉल्वेंट क्या था? ए। अब क्या करेंगे, सपोज करिए हम उसको लेते हैं, मान लीजिए एक में हम लेते हैं क्या? ए, और दूसरे में क्या लेते हैं? बी। भाई सॉल्यूशन तो ऐसे तो बनता है जब ए और बी को हम क्या करते हैं? आपस में मिला देते हैं। एक लेंगे ए और एक लेंगे हम बी। अब हमने क्या किया कि इन दोनों को क्या किया? मिला दिया। देखिए ये प्योर लिक्विड ए है, ये प्योर लिक्विड बी है, मतलब अभी तक इसको मिलाया नहीं गया है यहाँ पे। अब जब हम इसमें इसको मिला देंगे तो सॉल्यूशन कुछ ऐसे बनेगा, ए बी बी ऐसे बनेगा, मतलब ए और बी का मिक्सचर हो जाएगा। ये बात यहां तक क्लियर है? अब देखिए समझेंगे इस बात को, क्या मैं समझाना चाह रहा हूं। सपोज करिए कि इसको आप अलग से गर्म किए होते, इसको आप अलग से गर्म किए होते और एक बार इन दोनों को मिला के गर्म किए होते। अगर इसको अलग गर्म करते तो यहाँ पे ए वेपराइज हो रहा होता, इसको अलग गर्म किए होते तो यहाँ बी वेपराइज हो रहा होता, और इन दोनों को मिला के जब इसको आप अगर हीट किए होते तो यहाँ पर ए और बी दोनों वेपराइज हो रहा होता।
अब देखिए मैं ये क्या समझाना चाह रहा हूँ समझिए, बस यहीं से कॉन्सेप्ट आता है आपका राउल्ट्स लॉ का और यहीं से राउल्ट्स लॉ का कॉन्सेप्ट बनेगा। यहाँ मेरे समझाने का मतलब ये था कि अगर जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो ज्यादा वेपराइज होगा। जैसे देखिए पहले मैं एक चीज लिख लेता हूं यहाँ पे, देखिए यहां पे समझिएगा। देखिए जब प्योर लिक्विड वेपराइज होता है तो उसको डिनोट करते हैं हम P0A से। मतलब जब प्योर लिक्विड जब वेपराइज होता है तो उसको डिनोट करते हैं हम P0A से। लेकिन चूंकि यहाँ पे सल्यूट कैसा है, यहाँ पे कंपोनेंट कैसा है A, तो हम क्या लिखेंगे P0A। फिर सुनिए, जब प्योर लिक्विड वेपराइज होता है, प्योर लिक्विड वेपराइज होता है तो उसको डिनोट करते हैं हम P0 से, और A ये सिंबल कर रहा है कि इसका है। इसी तरह इसका क्या हो जाएगा P0B। जब प्योर लिक्विड वेपराइज होता है तो उसको डिनोट करते हैं हम P0 से, और चूंकि यहाँ कंपोनेंट क्या है B, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे P0B। उसी तरह से जब मिक्सचर वेपराइज होता है, मतलब दो सॉल्यूट सॉल्वेंट का या दो कंपोनेंट का जब मिक्सचर वेपराइज होता है तो उसको डिनोट करते हैं P से। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर चूंकि वेपराइज दोनों हो रहे हैं तो PA, तो A को डिनोट करेंगे PA से और B को PB से। ठीक है, चलिए यहां तक बात मुझे लगता है क्लियर होगा। अगर A वेपराइज हो रहा है तो PA, क्योंकि यहाँ पे अब प्योर नहीं रह गया, यहाँ पे अब इम्प्योर हो गया। जब तक प्योर था तब तक P0, और जब इम्प्योर हो गया तो P। अब क्योंकि दोनों को मिला दिए, हाँ इसको PAB नहीं लिखेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हमको यहाँ बात अलग अलग की करनी है, तो हम PA और PB लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों वेपराइज अलग अलग हो रहा है। ऐसा नहीं कि दोनों आपस में मिल नहीं गए हैं, सोल्यूशन की बात मैं कर रहा हूं, दोनों मिल नहीं गए हैं आपस में, दोनों की एंटिटी अभी भी अलग अलग है और ये दोनों अलग अलग वेपराइज होंगे। ठीक है, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, क्योंकि दो अलग कंपोनेंट हैं तो दो अलग होगा। तो अब क्या होगा कि इन दोनों को वेपराइज किए और क्या हुआ, PA और PB निकला। चलिए अब क्या होगा कि PA जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जीटा A। जीटा A से याद करिए, मैंने आपको बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट में, जीटा A का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन। जीटा का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। तो यानी कि जिसका मोल फ्रैक्शन जितना अधिक होगा वो उतना ज्यादा वेपराइज होगा, और यही आपका राउल्ट्स लॉ है। फिर से, जिस किसी भी सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जितना अधिक होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही अधिक होगा। और सिंपल सी बात भी है, हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी कंपोनेंट में जो ज्यादा संख्या में होगा वही ना ज्यादा वेपराइज होगा, जो कम होगा वो तो वेपराइज होगा नहीं। तो अगर किसी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट ज्यादा संख्या में है, ज्यादा मात्रा में है, ज्यादा मोल में है, वो ज्यादा वेपराइज होगा, यानी कि उसका वेपर प्रेशर ज्यादा अधिक होगा। तो यानी कि जिसका वेपर प्रेशर जितना अधिक होगा, जिसकी नंबर ऑफ मोल्स जितने अधिक होंगे उसका वेपर प्रेशर उतना ही अधिक होगा। तो यानी कि जो मोल फ्रैक्शन होता है वो प्रेशर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या प्रेशर जो होता है, वेपर प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितने ज्यादा मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा वेपर प्रेशर। ये बात दोनों के लागू होगी। तो अगर A का ज्यादा मोल होगा तो A का ज्यादा वेपर प्रेशर, B का ज्यादा मोल होगा तो B का ज्यादा वेपर प्रेशर। चलिए यही आपका क्या होता है, राउल्ट्स लॉ कहते हैं, यही आपका राउल्ट्स लॉ है। चलिए अब हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ। अब हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ। देखिए राउल्ट्स लॉ कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन में, राउल्ट्स लॉ कहता है किसी भी सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कि राउल्ट्स लॉ कहते हैं कि जो वेपर प्रेशर होता है, राउल्ट्स लॉ कहते हैं कि जो वेपर प्रेशर, किसी भी सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल्स के। मतलब किसी भी सॉल्यूशन का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसके नंबर ऑफ मोल्स से, जो अभी हम जस्ट दिखाए थे। जैसे PA इज इक्वल जीटा A और PB इज इक्वल टू जीटा B। अब एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, राउल्ट्स लॉ में एक टर्म आता है पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल वेपर प्रेशर क्या आता है,
पार्शियल। राउल्ट ने कहा था किसी भी सोल्यूशन का जो पार्शियल, किसी भी सोल्यूशन के कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो उसके मोल्स के या उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पार्शियल टर्म इस वजह से इस्तेमाल किया गया क्योंकि यहाँ पर जो वेपर प्रेशर की बात की जा रही है वो प्योर लिक्विड की बात नहीं की जा रही है, मिक्सचर की बात की जा रही है, मिक्सचर की बात की जा रही है। यानी कि वहां कुछ वेपर प्रेशर ए का भी था, कुछ वेपर प्रेशर बी का भी था। तो यानी कि ए के बी के रिस्पेक्ट में ए का प्रेशर पार्शियल प्रेशर है और ए के रिस्पेक्ट में बी का प्रेशर पार्शियल प्रेशर है। यानी कि समझिए चूंकि यहां पर ए और बी दोनों वेपराइज हो रहे हैं, यानी कि यहां के प्रेशर पे, यहां के वेपर प्रेशर में दोनों का हाथ है, यहां के वेपर प्रेशर में दोनों का हाथ है। तो यानी कि तो हम ये तो नहीं कह सकते कि वेपर प्रेशर ऑफ ए, हम ये भी नहीं कह सकते वेपर प्रेशर ऑफ बी, तो हम ये बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, ऐसे बोलते हैं। तो देखिए, तो उन्होंने राउल्ट लॉ ने कहा कि किसी भी सॉल्यूशन में जो किसी कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जैसे कि पिछले क्लासों में आप पढ़ चुके हैं, जो जीटा ए क्या होता है, Na अपॉन Na प्लस Mb, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, और जीटा बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। चलिए यहां तक बात क्लियर हुई। चलिए अब देखिएगा, अब हमें पता है कि जब हमें प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाना होता है तो हम वहां पे एक कांस्टेंट लगा देते हैं। जब हमें प्रोपोर्शन का साइन हटाना होता है तो हम वहां पे क्या लगा देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं। तो सपोज करिए पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के जीटा ए, पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के जीटा ए। अब देखिए यहां पे हमें क्या करना है, के फाइंड करना है, के को फाइंड करना है। तो यहां पे अब हमें के की वैल्यू निकालनी, क्यों निकालनी होती है, तभी हम इस सॉल्यूशन, इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर पाएंगे। अब हमें के निकालना है, तो के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ मानेंगे। हम ये मानेंगे कि लेट अस कंसिडर प्योर ए, लेट अस कंसिडर प्योर ए। अब देखिए सपोज हम ये मान लेंगे कि जिस कंटेनर में हम ए और बी मिलाए थे असल में उसमें बी है ही नहीं, बी है ही, बी बिल्कुल नहीं है। क्या है, प्योर ए है, मतलब उसमें हम ये मान लिए कि बी है ही नहीं, हम केवल ए लेके चलेंगे। मतलब हम क्या, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यहाँ पे हम प्योर लिक्विड ए की बात कर रहे हैं, दोनों बातें कह सकते हैं। लेकिन चूंकि ये सपोज किया गया है तो यहाँ हम देखेंगे इस चीज को लेके कि यहाँ पे हम करेंगे लेट कंसिडर प्योर ए, मतलब हम उस जो मिक्सचर में हम ए और बी की बात कर रहे थे अब उसमें बी की बात ना करते हम केवल ए की बात करेंगे। तो लेट अस कंसिडर प्योर ए। अब एक कंटेनर में क्या है कि केवल क्या है, प्योर ए है। तो देखिए प्योर ए का मतलब ये हो गया कि जीटा बी क्या हो जाएगा, 0। ये बात सब कोई मानता है। और जीटा ए क्या हो जाएगा, 1। अब ये कैसे आ गया, तो ये आपको पता होगा, मैंने आपको एक इक्वेशन बताया था मोल फ्रैक्शन में, क्या, जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल टू 1। याद आया। तो जब बी है ही नहीं तो मतलब बी का कोई मोल ही नहीं है। तो जब बी में बी का कोई वो मोल नहीं, ये वाला मोल, MOLE वाला मोल, हाँ इसका कोई मोल ही नहीं है, वो कीमत वाला नहीं, तो इसका कोई मोल नहीं है यहाँ पे। तो चूंकि यहाँ पर दोनों बात हुई है, मोल नहीं है, तो इसका कोई मोल नहीं है यहाँ पे। तो जब इसका कोई मोल नहीं है यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो मतलब जीटा ए बराबर किसके हो जाएगा, 1 के। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस जीटा ए की वैल्यू यहीं पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू के। यहां तक बात क्लियर हुई। चलिए अब देखिए, चूंकि मिक्सचर में जीटा बी तो है ही नहीं, तो मिक्सचर में तो बी है ही नहीं, तो हम भले से बार बार मिक्सचर टर्म यूज कर रहे हैं। तो आप कहेंगे सर जब मिक्सचर में बी है ही नहीं तब उसको हम प्योर लिक्विड ए ही बोल दें। जब मैं ये कह रहा हूं कि मैंने बोला कि मिक्सचर की मैंने बात किया और बोला कि यहाँ पे मैंने ए बी की बात कर रहे थे, तो हमने एक केस माना, हमने ये माना कि इस मिक्सचर में बी है ही नहीं। तो जब बी है ही नहीं तो है कौन, ए। तो या तो हम बोल लें मिक्सचर विदाउट बी, मिक्सचर विदाउट बी, या ये कह दें प्योर लिक्विड ए। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लग रहा है समझ में आपको आ गया होगा कि अगर मैं, अच्छा ठीक है, मैं बोलूं कि इस क्लास में 2 से कम लोग हैं, ठीक है, और मैं बोलूं कि और
मैं ये बोलूं कि इस क्लास में 0 से अधिक लोग हैं। क्या मैंने बोला कि इस क्लास में 2 से कम लोग हैं और 0 से अधिक लोग हैं, तो कितने लोग होंगे? 1। कहने का तरीका वही था। अब चाहे हम 0 से अधिक बोल के 2 से कम बोले तो भी उसका मतलब 1 है। अब हम ये बोले कि यहां पर 2 से 1 कम लोग हैं, इस क्लास में 2 से 1 कम लोग हैं, तो 2 से 1 कम लोग कितने होते हैं? 1। चीज वही है, बस कहने का मतलब दूसरा है। तो मैंने ये कहा कि ये मिक्सचर है, एक ए बी का मिक्सचर था जिसमें बी है ही नहीं, मतलब या प्योर लिक्विड है। तो दोनों की बात एक ही है, मुझे लगा समझ में आपको आ गया होगा। तो देखिए, यानी कि अब देखिए मैंने क्या बोला था कि जब हम प्योर लिक्विड वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो हम एक टर्म ढूंढ करते हैं, क्या? P0। क्या बोला था मैंने कि अगर मिक्सचर के वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो P टर्म यूज करेंगे और प्योर लिक्विड की बात करेंगे तो P0 यूज करेंगे। और यहां पे प्योर लिक्विड है कौन? A। तो क्या हो जाएगा? P0A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? K। यहां तक बात क्लियर है? तो यानी कि PA की वैल्यू भी K के बराबर है और P0A की वैल्यू भी K के बराबर है। तो हम कह सकते हैं PA इज इक्वल टू P0A जीटा A और PB इज इक्वल टू जीटा B। कुछ किया नहीं गया है, कुछ नहीं किया गया है, बस ध्यान से देखेंगे समझ जाएंगे। देखिए PA की वैल्यू भी K, चूंकि PA को अब जाए हम कह लें मिक्सचर बी डॉट बी या प्योर लिक्विड A, तो इसको PA भी लिख सकते हैं और P नॉट A भी लिख सकते हैं। तो जब PA की वैल्यू K है और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो यानी कि इसकी वैल्यू भी K के बराबर होगी। फिर समझिए, इसकी वैल्यू K थी, ये तो समझ में आ गया होगा, यहाँ पे 1 पुट किए तो P3 किए। अब मैंने ये बोला है कि ये मिक्सचर बी डॉट बी बोल दीजिए या प्योर लिक्विड A बोल दीजिए, दोनों चीज है। तो यानी कि PA जो होगा, यानी कि जो PA होगा वो P नॉट A के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है। तो जब PA K के बराबर है तो P नॉट A भी K के बराबर होगा। यहां तक बात क्लियर है? अब जब P नॉट A के बराबर, तो हम क्या किए हैं, इस K की वैल्यू को यहां पुट कर दिए हैं। PA K की वैल्यू क्या है? P नॉट A जीटा है। उसी तरह यही सेम केस B के लिए आप बोल सकते हैं कि आप क्या करेंगे, आप एक ऐसा मिक्सचर मानेंगे, क्या होगा? मिक्सचर विदाउट A या प्योर लिक्विड B। क्या बोलेंगे? मिक्सचर विदाउट A या प्योर लिक्विड B। तो क्या होगा? PB इज इक्वल टू P नॉट B जीटा B। ये बात क्लियर है? चलिए, हाँ, यही आपका राउल्ट लॉ था। अब चलिए, अब कोई पूछे कि बताइए टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है? तो देखिए, जैसे मैं बोलूंगा बताइए टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? PT इज इक्वल टू PA प्लस PB। टोटल, अब मैं ये पूछूं कि अब देखिए, अब वो सब भूल जाइए, अब वापस पिक्चर पे आइए, इस पे आएंगे वापस जहां पर A और B मिलाया गया था। अब मैं पूछूं इस A B की बात, अब देखिए, अब हम बात करें इसकी, तो मैं बात करूं अगर कि बताइए कि अगर इस मिक्सचर का टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, तो इस मिक्सचर का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो PA प्लस PB होगा। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे A भी वेपराइज हो रहा है, B भी वेपराइज हो रहा है, A भी वेपराइज हो रहा है, B भी वेपराइज हो रहा है। क्या हो रहे हैं? PA और PB दोनों वेपराइज हो रहा है। तो मैं पूछूं कि बताइए इस बंद कंटेनर का वेपर प्रेशर क्या होगा, तो आप सिंपल से कह देंगे PT इज इक्वल टू PA प्लस PB। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसी को डाल्टन्स लॉ बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? डाल्टन्स लॉ बोलते हैं। चलिए, ये क्या है आपका? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। चलिए, तो देखिए, अब एक चीज समझेंगे, बताइए डाल्टन लॉस क्या है। तो अब ये चीज क्लियर हुआ यहां तक। चलिए, इसको भी आप लोग घेरे में कर लीजिएगा। चलिए, अब डाल्टन्स लॉ देखते हैं क्या है। डाल्टन्स लॉ कहते हैं
डॉल्टन लॉ कहते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो उसके कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के बराबर होता है। फिर से, डॉल्टन कहते हैं कि जो किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो उसके कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के बराबर होता है। जैसे PT इज इक्वल टू PA प्लस PB, और पिछले ही अभी हम राउल्स लॉ में पढ़े हैं PA इज इक्वल टू क्या होता है, P नॉट A जीटा A प्लस P नॉट B जीटा। और P नॉट A और P नॉट B किसी भी सॉल्यूशन का एक्सपेरिमेंटली हम नोन करते हैं, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली आपको वैल्यू पता रहेगी इसकी। तो देखिए, डाल्टन लॉ ने कहा कि किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो उसके कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के बराबर होता है। वो क्या होता है, उसके कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। तो अब क्या हुआ कि जो PT इज इक्वल टू PA प्लस PB लिख सकते हैं, और राउल्स लॉ से हम जानते हैं PA इज इक्वल टू P नॉट A जीटा है और P नॉट। अब देखिए, यानी किसी भी कंपोनेंट, किसी भी सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, उसके प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, प्योर लिक्विड ऑफ सॉल्वेंट, प्योर लिक्विड एंड सॉल्वेंट इनटू वेपर, प्योर लिक्विड A इनटू मोल फ्रैक्शन, प्योर लिक्विड B इनटू मोल फ्रैक्शन, और इन दोनों के बाद जो निकलेगा वही क्या बताएगा, टोटल प्रेशर, ठीक है। तो बच्चों यहां तक रिवाइज करिए और कल से फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई करते रहिए।